अभी स्टार्ट कर दिएगा सेशन देना। तो ये आपने बेसिकली उसमें देखा होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, स्टैट्यूटरी बॉडीज और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ना। क्वेश्चन उससे तमाम आते हैं लेकिन उसको छोड़ देते हैं हम, रिवाइज वगैरह नहीं कर पाते, एकदम लास्ट में ध्यान ही नहीं देते, वो फिर दिक्कत कर देता है। ठीक। काफी अच्छे से उसमें क्वेश्चन पूछ लेता है कि हाँ इनका टेन्योर क्या है, और प्लस इस बार तो काफी ज्यादा चीजें देखने को मिली हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड तमाम चीजें हुई हैं, तो उसमें देख लेते हैं कौन किसको अपॉइंट करता है, कैसे क्या नहीं। ठीक। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इन द सेंस डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में आपके उसमें मेंशन है, आर्टिकल वगैरह जो भी जितने भी हैं। ठीक। तो अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की अगर मैं बात करूं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आपको कौन कौन सी देखने को मिल जाती है, जैसे यूपीएससी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, एनसीएससी, एनसीबीसी, एनसीएसटी, ये तमाम जितनी भी हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। ठीक। और भी जैसे जीएसटी काउंसिल वगैरह या कैग वगैरह हो गया। ठीक। तो इनको देख लेते हैं। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की बात करें जिसमें यूपीएससी आता है, यूपीएससी कौन से आर्टिकल, आर्टिकल 315 से 323 तक, कौन से पार्ट में, पार्ट 16 में, है ना, पार्ट 16 नहीं, पार्ट 14 में। ठीक। आपको यूपीएससी देखने को मिलता है अगर आप देखा जाए तो। ठीक। और अगर उसमें देखें तो चेयरमैन होते हैं, मेंबर्स होते हैं जो कि अपॉइंट करे जाते हैं आपके प्रेसिडेंट के द्वारा, जिनका टेन्योर कितना होता है आपके, 6 साल से 65 साल के आसपास। ठीक। 65। और इनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। ठीक। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि इनको इतना वो कर, मतलब एक जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया हमारे लिए होता है कि हाँ 21 साल के होने चाहिए, और आप बीए, मतलब कुछ भी ऐसा आप ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका, लेकिन इनके लिए ऐसा कोई वो नहीं है क्वालिफिकेशन, बट इतना है कि इनको जो 50% मेंबर्स हैं उनके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक। रिमूवल इनका प्रेसिडेंट के द्वारा ही करा जाता है। किस बेसिस पे, इंसॉल्वेंट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक, इन्फर्मिटी ऑफ माइंड या बॉडी एंड मिसबिहेवियर, अगर इन सब का मतलब काफी अच्छे से चीजें पाई जाती हैं क्या, कि मिसबिहेवियर पाया जाता है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में इंडल्ज हैं ये काफी अच्छे से, इंसॉल्वेंट हो गए हैं ये। ठीक। मतलब उधारी वगैरह काफी अच्छे से, इतना ज्यादा है चीजें ये प्रॉपर वे में नहीं चल रही हैं, तो इनको रिमूव करा जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक। सिर्फ इसी केस में आर्टिकल 319 के तहत सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस बाइंडिंग होती है प्रेसिडेंट पे, इनके रिमूवल से रिलेटेड, वरना सुप्रीम कोर्ट जितनी भी एडवाइसेस देता है प्रेसिडेंट वगैरह को, वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाध्य नहीं होती हैं, वो चाहे माने या नहीं माने। बट इस केस में आर्टिकल 319 में सुप्रीम कोर्ट एडवाइस करता है, तो वो बाइंडिंग इन नेचर होती है वो एडवाइस। ठीक। बाइंडिंग इन नेचर, सुप्रीम कोर्ट की हर एक एडवाइस नॉन बाइंडिंग होती है, बट ये एडवाइस बाइंडिंग होती है आर्टिकल 319 के तहत। ठीक। बाकी सबको भी एक बार इनवाइट कर लेते हैं जो जो आना चाह रहे हैं। ठीक। एक बार आप लोग इनवाइट कर दीजिएगा। और अगर आगे बात करी जाए तो जो मेंबर्स होते हैं किसके, यूपीएससी के, वो एक मतलब जो मेंबर हैं यूपीएससी के, तो एसपीएससी में वो जाके चेयरमैन रह सकते हैं, मतलब वो उससे नीचे का, एसपीएससी के अंदर उनको रिक्रूट नहीं होना है, उनको सिंपल कितना, उनको या तो चेयरमैन किसका, अगर वो यूपीएससी में मेंबर्स हैं तो वो यू एसपीएससी के जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हैं उनमें क्या बन सकते हैं, उनके चेयरमैन वगैरह ये सब, बट उनके ऐसा मेंबर वगैरह नहीं वो करेंगे। मतलब कुल मिला के इतना, जितनी जितनी आपकी पोस्ट है उससे आप नीचे नहीं जाएंगे, उसके लेवल पे ही जाएंगे। ठीक। तो इसको ध्यान रखना। तो इसी के साथ अगर मैं इस पब्लिक सर्विस कमीशन देख लेता हूँ, तो सेम ये भी आर्टिकल 315 से 323 के बीच आता है, और पार्ट 14 के अंदर में, इसके अंदर भी सेम वही
इसके अंदर भी सेम वही, क्या मतलब 6 साल का इनका क्या रहता है आपका, इनका टेन्योर रहता है 6 साल या 62 साल। यूपीएससी में कितना था, 6 साल या 65 साल। इसमें आपके 6 साल या 62 साल रहता है। क्वालिफिकेशन इसकी भी ऐसा कुछ नहीं है, 50% क्राइटेरिया ये है कि इनके जो मेंबर्स हैं उनको 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एसपीएससी को भी रिमूवल करा जा सकता है, इसके द्वारा प्रेसिडेंट के द्वारा, उन्हीं ग्राउंड्स पे जिन ग्राउंड पे यूपीएससी के चेयरमैन या मेंबर को रिमूव करा जाता है। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। इनका भी आपको पता है, स्टेट पब्लिक सर्विसेज कमीशन वालों का भी सेम ही रोल होता है, वो पीसीएस वगैरह से रिलेटेड रिक्रूट करते हैं। ठीक, अच्छा ठीक है, आवाज बहुत कम आ रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 के अंदर में मेंशन है आपको, आर्टिकल 324 के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 3 मेंबर बॉडी होती है, जिसके अंदर एक चीफ इलेक्शन कमीशन रहता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर रहते हैं। ठीक, और जो ये अपॉइंट करे जाते हैं, किसके द्वारा अपॉइंट करे जाते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा। अब इसका अगर आप देखेंगे तो जो इनका टेन्योर रहता है, वो टेन्योर कितना रहता है, 6 साल या 65 साल। ठीक, या तो 6 साल पूरे हो जाने चाहिए या इनकी उम्र 65 साल हो जानी चाहिए। जस्ट लाइक अगर कोई रिक्रूट हुआ है 62 साल में, तो वो ये नहीं बोलेगा कि मेरे को 6 साल तक रहना है। नहीं, वो 4 साल में 65, मतलब 3 साल में 65 साल का हो जाएगा। तो जो भी पहले हो जाता है 6 साल टेन्योर या 65 साल, तो ये तब तक रहते हैं। ठीक, इसको ध्यान रखने ना। और अगर इनके रिमूवल से रिलेटेड बात आ जाए, तो ये सीईसी को उन मतलब सेम ही प्रोसेस में रिमूव करा जाता है उन ग्राउंड्स पे, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को करा जाता है। इलेक्शन कमीशन को रिमूव करा जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। देखो, एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, बाकी इलेक्शन कमीशन देखो सेम होते हैं, ये भी बस कुछ नहीं है। उसको इलेक्शन कमीशन बता दिया गया है ना, मतलब पावर वगैरह से रिलेटेड देखें तो सेम ही है। तो जो आपका चीफ इलेक्शन कमीशन होता है, वो आप क्या होता है, रिमूव होता है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का जज रिमूव होता है। ठीक, और अगर वहीं पे इलेक्शन कमीशन की बात करें, तो इलेक्शन कमीशन रिमूव होता है आपके प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन सीईसी की रिकमेंडेशन पे। मतलब सीईसी जो होगा रिमूव, वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस जैसे रिमूव होते हैं उस तरह होगा। लेकिन जो उसके अंडर में 2 सी इलेक्शन कमिश्नर थे, वो आपके क्या होंगे, वो आपके रिमूव होंगे प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन किसकी रिकमेंडेशन पे, सीईसी की रिकमेंडेशन पे। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। और प्रेसिडेंट सेम पावर। और अगर आगे देखा जाए तो मतलब बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइजरी और क्वासी जुडिशियल की पावर इनके पास होती है, इलेक्शन कमिश्नर के पास। इलेक्शन एक 2000 यूपीएससी 2017 में एक स्टेटमेंट आया था, इलेक्शन कमीशन रिजॉल्व द डिस्प्यूट रिलेटिंग टू स्प्लिट मर्जर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। मतलब ये जो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज है, इलेक्शन कमीशन उन सब से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं मर्जर से रिलेटेड या स्प्लिट से रिलेटेड, उनको क्या करता है, रिजॉल्व करता है। तो एग्जैक्टली सही बात है, अगर मर्जर से रिलेटेड या कुछ सच कोई भी डिस्प्यूट होते हैं, तो वो उनको रिजॉल्व करता है कौन, इलेक्शन कमीशन। ठीक, तो इसको ध्यान रखना। और कोई भी क्वालिफिकेशन, कोई भी स्पेसिफिक टर्म, मतलब इन द सेंस कि इनका एक कोई भी ऐसा कोई क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया नहीं है कि ये आपको कंप्लीट करना होना चाहिए। ठीक, इस तरीके से। और अगर आगे मतलब आपको पता ही है, इसमें भी आईएएस ऑफिसर्स ही रिक्रूट करे जाते हैं काफी अच्छे से। और अगर आप देखेंगे फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 प्रोवाइड करता है फाइनेंस कमीशन, जो कि बनाया जाता है 5 सालों के लिए एक तरीके से प्रेसिडेंट के द्वारा। आर्टिकल 280 में आपका होता है, अगर आप देखेंगे तो ये रिकमेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस रेवेन्यू, मतलब कि स्टेट के जैसे जो स्टेट टैक्स कलेक्ट करता है, उसको कलेक्ट करने के बाद स्टेट के बीच में उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, वो आपके देता है ना
जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, मतलब सारे स्टेट्स को काफी अच्छे से वो टैक्स देता है ना। कलेक्ट करने के बाद तो वो को कितने कितने परसेंट इन स्टेट को देना है। तो अभी जिस टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर बना था उस टाइम पे यूनियन टेरिटरी, तो उसको थोड़ा सा 1% ज्यादा देने के लिए रिकमेंड करा था इन्होंने। ठीक, सबको 41, मतलब 41%, लेकिन 42%, 1% और ज्यादा दिया गया था किसको, जम्मू एंड कश्मीर को, जिस टाइम पे वो न्यू न्यू यूनियन टेरिटरी बना था। ठीक, तो इसको ध्यान रख लेना। तो ये क्या करता है, टैक्स रिवेन्यू से रिलेटेड आपकी चीजों को क्या करता है, रिकमेंड करता है। मतलब रिकमेंड क्या, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है आपको, क्या नहीं करना है। ओके, इसके अंदर देखा जाए तो एक चेयरमैन होता है, 4 अदर मेंबर्स होते हैं जो कि आपके अपॉइंट करे जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक, और इनकी जो क्वालिफिकेशन है वो डिसाइड करी जाती है पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक, तो अगर मैं बताऊं तो चेयरमैन को एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिक अफेयर्स में, इन द सेंस कि वो काफी अच्छे से चीजों को समझता हो, है कि नहीं। और जो अदर 4 मेंबर्स हैं उसमें जो एक मेंबर है वो क्वालिफाई करता हो कि मतलब हाई कोर्ट के जज की पोजीशन। ठीक, मतलब कि उसको हाई कोर्ट का जज ऐसा रिक्रूट कर लिया जाए, एक तरीके से उसकी एक ऐसी पोजीशन होनी चाहिए, है ना। या तो वो जज होना चाहिए हाई कोर्ट का, या हाई कोर्ट के जज होने की क्राइटेरिया को क्वालिफाई कर रहा हो, तो उस पर्सन को फाइनेंस कमीशन के अंदर रिक्रूट करा जाएगा एज अ मेंबर। दूसरा, कि स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए फाइनेंस एंड अकाउंट्स की, गवर्नमेंट की काफ़ी अच्छे से। तीसरा, फाइनेंशियल मैटर्स में और एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए इकोनॉमिक्स की। ठीक, ये 4 मेंबर्स का क्राइटेरिया था जो फाइनेंस कमीशन में होते। ठीक, तो इसको ध्यान रखना। जो मेंबर्स होते हैं फाइनेंस कमीशन के वो एलिजिबल होते हैं रीअपॉइंटमेंट के लिए, यानी कि वो ऐसा नहीं है कि इस साल रहे मेंबर और चेयरमैन, अगले साल अगर मतलब मान लीजिए दोबारा आता है तो फिर वो नहीं रहेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं। अगर आप बात करें किसकी, एक होता है आपका जीएसटी काउंसिल, आपको पता है आर्टिकल 279 ए के थ्रू इसको ऐड करा गया है 101वां संविधान संशोधन करके 2016 में। ये आपकी रिकमेंडेशन बनाती है यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी आपके गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से रिलेटेड इश्यूज वगैरह होते हैं, जैसे कि 5% कर दिया किसी चीज़ों पे टैक्स, किसी पे 10%, 15%, इस तरीके से। ठीक, तो उन सब चीज़ों से रिलेटेड आपकी क्या बनाती है ये, मतलब जो भी इश्यूज वगैरह होते हैं उन सब से रिलेटेड आपकी इश्यूज को रिजोल्व करती है। अगर आप जीएसटी काउंसिल देखते हैं तो चेयर करी जाती है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। ठीक, तो ध्यान रखना। और ये एक फेडरल बॉडी है, ऑब्वियसली बात है, फेडरल बॉडी तो है ही यार, सेंटर और स्टेट के बीच में काफी अच्छे से काम कर रही है उनको जोड़ने का। ठीक, और अगर कोई भी डिसीजन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का लिया जाता है तो वो 3/4 मेजोरिटी से लिया जाएगा। उससे कम में अगर लोग, मतलब मान लीजिए 3/4 मेंबर एग्री करने चाहिए, तब भी वो डिसीजन आपका लागू होगा एक तरीके से। अब इसमें सेंटर को कितनी वोटिंग मिली हुई है और स्टेट को, मतलब स्टेट को 2/3 वोटिंग है और सेंटर को 1/3। मतलब कुल मिला के अगर जैसे देखा जाए तो जो स्टेट्स हैं उनको 2/3 राइट है वोट का, और सेंट्रल गवर्नमेंट को 1/3 वोटिंग मिली हुई है। तो इनका टोटल 3/4 एग्री होना चाहिए अगर कोई भी डिसीजन बनाए तो। ठीक, मतलब 3/4 एग्री होना चाहिए अगर कोई भी डिसीजन बना है तो, तभी वो डिसीजन मान्य होगा। इसी के साथ साथ अगर मैं कैग देख लेता हूँ, आर्टिकल 148 के अंदर में आपका कैग होता है जो कि आपका क्या करता है, हेड होता है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट का। ठीक, ये अगर आपको पता हो तो, और इसकी इसकी अपॉइंटमेंट किसके द्वारा करी जाती है, प्रेसिडेंट के द्वारा। इसका टेन्योर भी कितना, 6 साल या 65 साल।
ठीक, इसको रिमूव करा जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा सेम ग्राउंड पे जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को क्या करा जाता है, रिमूव करा जाता है। इसका कोई रीअपॉइंटमेंट नहीं होता और ना ही इनको कोई मिनिस्टर पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट कर सकता है, क्योंकि कैग है भाई। अगर इस तरीके से वो रिप्रेजेंटेशन वगैरह करेंगे मिनिस्टर उनके, तो उन पे चार्जेस क्या लगेंगे कि हाँ ठीक है कुछ इन्होंने घोटाला करा होगा तो उन्होंने सही कर दिया होगा। मतलब भाई वो तो पूरी चीजों को रिव्यू कर रहा है ना, और रिव्यू में इधर उधर कर दे, आपको क्या पता चल रहा है। तो उसकी अकाउंटेबिलिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी काफी अच्छे से रहे तो कोई भी मिनिस्टर उनको पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। ठीक, आर्टिकल 49 वन, मतलब अगर आप देखें आपका कैग एक्ट भी बना है 1971 में, जो कि आपको अगर ध्यान हो तो आर्टिकल 149 के अंदर काफी अच्छे से कैग की ड्यूटी लिखी गई है। तो जो कैग ने ड्यूटी वगैरह लिखी है तो वो पार्लियामेंट के द्वारा कैग एक्ट लाया गया था 1971 में। तो उसमें काफी अच्छे से कि कैग का क्या क्या फंक्शन है क्या नहीं, वो सारी काफी अच्छे से लिख रहा है। कैग क्या करता है, आपका ऑडिट करता है सारे फंड सेंटर एंड स्टेट के जो भी रिलेटेड होते हैं आपके, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया से। ठीक, आपको पता ही है, आर्टिकल मेंशन कर देना इसके कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या, कौन सा आर्टिकल में, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया किस आर्टिकल में मेंशन कर सकते हैं। और एक 2012 में यूपी, क्या बोल रहे हैं। Plus 267 contingency fund of India, अरे मैम, 266 consolidated fund of India. आपकी आवाज समझ नहीं आ रही है मैम, आप क्या बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, कोई नहीं। नहीं सर, आर्टिकल 266 है ना, इसमें हाँ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात है। हाँ, समझ गया समझ गया, 266 बहुत सही। ठीक, अच्छा, एक 2012 में एक स्टेटमेंट दिया था यूपीएससी ने इससे रिलेटेड कि कैग रिपोर्ट ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट और प्रोग्राम बाय मिनिस्टर आर डिस्कस्ड बाय द पब्लिक अकाउंट कमेटी। जो कैग रिपोर्ट तैयार करता है, ये जो प्रोजेक्ट वगैरह बनते हैं उनके एग्जीक्यूशन से रिलेटेड या जो भी प्रोग्राम मिनिस्ट्रीज के द्वारा करे जाते हैं उनको डिस्कस करा जाता है फिर पब्लिक अकाउंट कमेटी के द्वारा। एग्जैक्टली सही बात है, जो कैग ने रिपोर्ट वगैरह प्रस्तुत करी है इन सबसे रिलेटेड तो वो पब्लिक अकाउंट कमेटी के द्वारा क्या करी जाती है, डिस्कस करी जाती है। और ये जो कैग है वो अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं, प्रेसिडेंट को। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 151, आर्टिकल 151 के तहत आपके कैग अपनी रिपोर्ट को सबमिट करते हैं प्रेसिडेंट को। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। और जो आर्टिकल आपको पता ही है ठीक है, मतलब बेसिकली एक ऐसे समझ सकते हैं कि कैग आपका पूरा ओवरऑल, जो मतलब हमारे यहाँ अभी इशू भी चल रहा था कि कैग चीजों को तबा के बताते हैं जब चीजें हो जाती हैं। मतलब ये बताते हैं ना कि पूरा ओवरऑल कि हाँ यहाँ यहाँ पे इतना पैसा खर्च हुआ है, ये सब। भाई कैग का रोल स्टार्टिंग में अगर रखें तो ज्यादा सही रहेगा कि आपको यहाँ पे इतना पैसा खर्च करना है तो सरकार की प्लानिंग बेटर वे में चलेगी, काम वगैरह अच्छे से भी होगा। लेकिन वही है ना कि क्या ही बोलते हैं कि कैग लास्ट में आके चीजों को बताता है, फिर लास्ट में आके क्या करोगे भाई। ठीक है, तुमने बता दिया इतना इतना यहाँ यहाँ पैसा खर्च हो गया है, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में बता रहे होते चीजों को तो गवर्नमेंट भी अपनी रेस्पॉन्सिबल काफी अच्छे से वे में चलती। ये कोई नहीं, एनसीएससी देख लेते हैं, नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट। आपका आर्टिकल 338 में है ये। 89th अमेंडमेंट एक्ट 2003 के दौरान इसको लाया गया था 2004 में। उसको बंद कर दो। जो तो करना ही था वो करना। ठीक, तो 89th अमेंडमेंट एक्ट 2003 में उसको लाया गया था। ठीक, 2004 में आर्टिकल 338 के थ्रू। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें काफ़ी अच्छे से चेयरमैन आपको देखने को मिलता है इसका, और दो चेयरपर्सन, मतलब दो क्या एक चेयरमैन, चेयरपर्सन और तीन अदर मेंबर्स इसके अंदर होते हैं, जो कि आपके रिक्रूट करे जाते हैं किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक, इनका जो टर्म होता है, टेन्योर होता है, वो कितना होता है आपका, 3 साल होता है। ठीक, अगर
आप देखते हैं तो चाहे वो आपका NCST हो, NCSC हो या NCBC हो, सब में चीज़ें सेम ही रहती हैं। और ये जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ NCSC, ये क्या करता है, इन्वेस्टिगेट करता है, चीज़ों को मॉनिटर करता है कि किस तरीके से क्या क्या, मतलब शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड क्या चीज़ें सही हैं, या उन पर रिपोर्ट बना के देना, ठीक कि हाँ ठीक है ये चीज़, मतलब कुल मिला के एडवाइस इन द सेंस या प्लानिंग काफ़ी अच्छे से करी जाती है, ठीक। और ये एनुअली रिपोर्ट आपके प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं। NCSC को क्या, NCST को और NCBC को, इन तीनों बॉडीज को सिविल कोर्ट की तरह इनको पावर मिली हुई है, मतलब इनको सिविल कोर्ट के बराबर पूरी पावर होती है, ठीक, ध्यान रखना। ये मतलब नोटिस वगैरह भी इशू कर देते हैं, ठीक, काफी अच्छे से। तो इनको सिविल कोर्ट के बराबर इनको पावर होती है, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। सेम अगर हम कंपैरिजन करेंगे NCST का, ये आर्टिकल 338 में थी NCSC, NCST आपके आर्टिकल 338A के अंदर है। ये 89th अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत है ये भी बेसिकली, है ना। तो इसके अंदर भी एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरपर्सन और 3 अदर मेंबर होते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या है कि जो 3 अदर मेंबर होते हैं उनके अंदर एक लेडी मेंबर होनी चाहिए, ठीक। जो इनका टेन्योर होता है वो भी 3 साल का होता है, जिस टाइम से ये मतलब अपॉइंट कर लिए जाते हैं उसके बाद से 3 साल तक इनका रहेगा टेन्योर। जो NCST का जो चेयरपर्सन होता है उसको एक मतलब वो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक का होता है, और जो आपका वाइस चेयरपर्सन होता है वो आपका मिनिस्टर ऑफ स्टेट की बराबर वाली रैंक का होता है, ठीक, या सेक्रेटरी की बराबर वाली रैंक का होता है, ठीक। अगर आप देखते हैं तो ये काफी अच्छे से ये भी अपनी रिपोर्ट वगैरह को प्रस्तुत करते हैं एनुअली, ठीक, ये भी ध्यान रखना, एनुअली, हर साल, किसको, प्रेसिडेंट को। इनको भी सेम सिविल कोड की तरह ही पावर है, जितने भी NCST हैं या NCBC हैं, इनको सिविल कोर्ट की पावर मिली हुई है, इतना ध्यान रखना। जो सिविल कोर्ट प्रोसीडिंग्स कर सकता है उसी वे में ये कर सकते हैं। अगर हम कंपैरेटिव करके चीजें पढ़ें तो ज्यादा अच्छे से ध्यान रहेगी। जब हमने NCSC देख लिया, NCST देख लिया, तो NCBC देखना भी जरूरी है। तो NCBC आपके 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 के तहत आपको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है, किसको, NCBC को, किस आर्टिकल में, आर्टिकल 338B के थ्रू। तो उसको ध्यान रखना, आर्टिकल 338B में आपको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। 102वां संविधान संविधान संशोधन हुआ था 2018 में, उससे पहले ये NCBC स्टैट्यूटरी बॉडी थी, लेकिन इसको संवैधानिक बॉडी बनाया गया 102 संविधान संशोधन के बाद। आर्टिकल वो कर दिया था, 338B इंसर्ट कर दिया था। इसके अंदर 5 मेंबर होते हैं, चेयरपर्सन मतलब इंक्लूडिंग चेयरपर्सन, यानी कि एक चेयरपर्सन, दूसरा वाइस चेयरपर्सन, बाकी 3 अदर मेंबर, जो कि वही प्रेसिडेंट के द्वारा रिक्रूट करे जाते हैं, मतलब सेम इनका वही फंक्शन होता है जो बाकी सबका था, मतलब सेम ये भी प्रेसिडेंट को ही रिपोर्ट करेंगे, ठीक। ठीक, तो ये तीनों ध्यान रख लेना। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया देखने को मिलते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मीन्स इन द सेंस, ऐसा समझो कि अगर यूनियन गवर्नमेंट के खिलाफ कोई केसेस वगैरह हो रहे हैं तो हाई कोर्ट वगैरह या वगैरह कोई आता है, ये मान लीजिए कोई डिस्ट्रिक्ट बुलाता है, तो उसमें सरकार तो जाएगी नहीं एकदम से, एक वो अलग बात है, किसी ने कानून राज कर रखे हैं तो मिनिस्टर को जाना, बट अगर सरकार पे कहीं पे आरोप लगते हैं या कुछ भी होता है, अब देखते हैं ना UPSC वहां पे हम सब चीज करता, के लिए क्या होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज फॉर द स्टेट, ठीक। तो कंपैरिजन करके चीजों को पढ़ना ज्यादा सही है, क्योंकि इस स्टेट में भी वही चीज है और सेंटर में भी। तो सेंटर की बात करूं तो ये
जो अटॉर्नी जनरल होते हैं वो आपके आर्टिकल 76 के अंदर में आते हैं। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा, जो कि अपॉइंट करे जाते हैं आपके प्रेसिडेंट के द्वारा गवर्नमेंट की एडवाइस पे। जो भी उस सीट को क्वालिफाई कर रहा हो, मतलब मींस कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लायक हो और वो प्रेसिडेंट की निगाह में एक काफी अच्छे से पर्सन हो, जूरिस्ट हो, कि हाँ ठीक है ये चीजों को मैनेज कर सकते हैं बेहतर वे में, तो वो किस आर्टिकल में 76 अपॉइंट प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक, तो ध्यान रखें इनका टर्म ऑफ ऑफिस फिक्स नहीं है, कि बेसिकली मतलब कि इनका 3 साल होता है, 4 साल, 5 साल। अच्छा, अभी वॉइस में दिक्कत आ रही है यार, एक बार बताना। हेलो, एनीवन प्लीज, कोई भी। नो नो सर। ठीक, ओके ना। तो इनको रिमूव करा जाता है अटॉर्नी जनरल को प्रेसिडेंट के द्वारा किसी भी समय, तो इसलिए इनका कोई ऐसा फिक्स्ड टेन्योर नहीं है। ठीक, ये गवर्नमेंट की, वही मैं बोल रहा था, लीगल मैटर वगैरह में हेल्प करता है। ठीक, लीगल मैटर जितने भी होते हैं या जो भी कुछ केसेस होते हैं, आपने देखा होगा कि अटॉर्नी जनरल तुषार मेहता या ये भी, इन्होंने ये कहा सुप्रीम मतलब यूपीएससी में, मतलब एक तरीके से चलता रहता है ना सरकार का। सरकार थोड़ी उसमें इंडल्ज होगी, मतलब सरकार आके थोड़ी तुमको जवाब देगी कोर्ट वगैरह में। तो आप वो मतलब सरकार ने जो अपनी तरफ से जो एक व्यक्ति रख रखा है उसको क्या बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल। ठीक, ये सारे केसेस चाहे सुप्रीम कोर्ट के केसेस हो, कुछ भी हो, गवर्नमेंट के बिहाफ पे ही जाते हैं। अटॉर्नी जनरल को राइट टू ऑडियंस होता है सारे कोर्ट में। ठीक, मतलब वो आराम से जाके चीजों को सुन सकते हैं, ऐसा नहीं है। राइट टू ऑडियंस इन द सेंस कि वो बैठ के उन चीजों को सुन सकते हैं, तो ध्यान रखना अटॉर्नी जनरल को राइट टू ऑडियंस होता है। पर और इसमें इनको पार्लियामेंट में बोलने का भी अधिकार होता है, बट ये वोट नहीं कर सकते हैं। ठीक, इनको बोलने का भी अधिकार होता है पार्लियामेंट में, बट ये वोट नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो इसको ध्यान रखना कि अटॉर्नी जनरल को पार्लियामेंट में बोलने का अधिकार होता है, बट ये वोट नहीं कर सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन आ जाता है, क्या क्या इनको जो प्राइवेट जो भी अपनी ये लीगल प्रैक्टिसेस कर रहे होते हैं या जो भी केस लड़ रहे होते हैं सरकार के अलावा अपने खुद के लिए, कोई भी क्लाइंट वगैरह का, या प्राइवेट लीगल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, तो ध्यान रखना इनको वो सब चीजें कंटिन्यू करने दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये सरकार के लीगल मैटर में हेल्प करने वाले व्यक्ति बन गए, तो जो इनका पर्सनल चीजें चल रही थी लीगल मैटर प्रैक्टिसेस से रिलेटेड, की इन द सेंस कि ये केस लड़ रहे हैं या अदर चीजें कर रहे हैं, तो उनको अब वो चीज नहीं करनी होगी अगर गवर्नमेंट ने रिक्रूट कर लिया है, ऐसा कुछ नहीं है। इनको डिबार्ड नहीं करा जाता है प्राइवेट लीगल प्रैक्टिसेस से, अगर वो चाहें तो कर सकते हैं। ठीक, तो सेम इसी प्रकार के आपके होते हैं स्टेट में। ठीक, तो जो स्टेट में होते हैं वो आर्टिकल 165 में मेंशन है। और जो अटॉर्नी जनरल, जो एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया है, उनको वो स्टेट के लिए, मतलब बेसिकली वो उस लेवल के हों कि वो क्वालिफाई कर रहे हों हाई कोर्ट के जज बनने का क्वालिफिकेशन, तो उनको एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट रिक्रूट करा जाता है। काफी अच्छे से सेम वही फंक्शन है इनका भी, कि स्टेट के लीगल मैटर्स में काफी अच्छे से उनको रिप्रेजेंट करते हैं चीजों को। ठीक, और इनको अगर देखा जाए तो बेसिकली इनको यहाँ पे अपॉइंट वगैरह किसके द्वारा करा जाएगा, काफी अच्छे से आपके गवर्नर वगैरह के द्वारा आपके रिक्रूट करा जाता है काफी अच्छे से, तो ध्यान रखना। ठीक, और बेसिकली इनको भी असेंबली में राइट टू स्पीक है, बट ये काफी अच्छे से आपके क्या नहीं कर सकते, ये वोट नहीं दे सकते हैं। कहाँ, आपके असेंबली में। इनको राइट टू वोट है, मींस वो राइट टू वोट नहीं है, राइट टू स्पीक है स्टेट असेंबली के अंदर। ठीक, तो इसको ध्यान रख लेना। तो सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो गई हैं एटलीस्ट, बट एक ही बची है। एक आपका स्पेशल ऑफिसर होता है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी से रिलेटेड, जो कि आपका अगर देखें तो एक आर्टिकल इंसर्ट करा गया था, आर्टिकल 350 बी करके, सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था 1956 में। उसके अंदर आपका आर्टिकल
350B ऐड हुआ था पार्ट कौन से के अंदर, 17th के अंदर। ये बेसिकली क्या करता है कि एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी से रिलेटेड एक स्पेशल ऑफिसर होना चाहिए, है ना, तो वो रिक्रूट करा जाता है आपके प्रेसिडेंट के द्वारा। इसकी ड्यूटी होती है कि ये इन्वेस्टिगेट है सारी चीजें से रिलेटेड, मतलब इन द सेंस कि जो लिंग्विस्टिक रिलेटेड एक सेफ गार्ड प्रोवाइड कराता है कि अगर उसको पाई जाती है कोई ऐसी चीजें, ऐसे कुछ गतिविधियां हो रही हैं जो उसको लग रहा है कि वो उनके लिए मतलब खतरनाक साबित हो सकती हैं एक इस तरीके से, तो उनमें काफी अच्छे से इन्वेस्टिगेशन वगैरह चीजें करता है। ठीक। और ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है आपके प्रेसिडेंट को, तो ध्यान रख लेना। ठीक। और ये जो प्रेसिडेंट है फिर उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के सामने प्रस्तुत करते हैं। ठीक, तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं, ये लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी। ठीक। और इसका भी कोई क्वालिफिकेशन एज सच कोई वो नहीं है कि हाँ कि इस पोस्ट के लिए ये क्राइटेरिया ऐसा, इसके लिए भी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है जैसे हमने यूपीएससी के लिए देखा। यूपीएससी में सिंपल इतना था कि 50% मेंबर्स को एक्सपीरियंस होना चाहिए फील्ड में। तभी तो आप देखते हैं कि जो यूपीएससी के चेयरमैन है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आईएएस ही रिक्रूट होते हैं। अब कभी प्रोफेसर भी थे, प्रदीप जोशी करके थे ना, प्रदीप कुमार साहब, वो एक प्रोफेसर थे। ठीक, तो ऐसा इतना जरूरी नहीं है कि आईएएस ऑफिसर ही यूपीएससी के चेयरमैन बनेंगे। मींस एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको उस फील्ड वगैरह का काफी अच्छे से, है ना। ये भी नहीं कि आईएएस फील्ड का ही एक्सपीरियंस हो, अदर चीजों में भी। जैसे कि आपके प्रोफेसर थे तो प्रोफेसर तो आईएएस वगैरह का चीजों का एक्सपीरियंस थोड़ी होता है। और जो आपको जो मेंस की कॉपी चेक करते हैं तो वो सारे आईएएस ऑफिसर ही थोड़ी चेक करते हैं, तो प्रोफेसर चेक करते हैं। ठीक। वो तो आप लोगों को पता ही होगा, मैं इसमें क्या ही बता रहा हूँ न्यू चीज। ठीक, तो ध्यान रखना। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज तो आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं, मतलब जो संवैधानिक बॉडी होती है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज देख लेते हैं, है ना। अभी देखनी है कि कल देखना है, 8:30 तो होने वाले हैं। क्या करना है, कल के अभी देखनी है। एक काम करते हैं, कल कर लेते हैं। ठीक, कल से फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कर लेंगे, क्योंकि इतना ज्यादा एग्जॉस्टिव डाटा हो जाएगा तो आप भी ध्यान नहीं रख पाएंगे ना, मैं भी। ठीक है क्या नहीं।